Hello guys, welcome to the new episode of Study on Wheels powered by New Era Solutions, जिसमें हम आज का एपिसोड शूट कर रहे हैं चपोरा रिवर्स पे। तो मैं एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द चपोरा रिवर जो कि नॉर्थ गोवा में है, जिसके उस साइड अगर आप देख रहे हो तो मोरजिम, मांदिरम और रंबोल जैसे हिस्से हैं, और इस तरफ अगर बात करें तो वेगेटर, अंजना, कलंगूट बाकी सारे इस साइड अप्लाई करते हैं। तो आज का वीडियो हम इस ब्यूटीफुल लेक पे कर रहे हैं। ये लेक बहुत ही फेमस है फिशिंग के लिए और बहुत सारे रिजॉर्ट यहाँ बने हुए हैं। आई होप लोकेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ऐसे ही डिफरेंट लोकेशंस पे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहें। फॉर प्रॉपर ट्रैवलिंग व्लॉग्स आप मेरे ट्रैवल चैनल आरके फ्री सोल पे भी विजिट कर सकते हैं, और एडिशनल स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट neurasolutions.in पे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टडी ऑन व्हील्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ईएमआई में पढ़ा था कि कैसे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड अ कॉइल चेंज होगा तो एक ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस होगा, जिसके साथ साथ उसमें करंट भी इंड्यूस होता है। इन द सेम सीरीज वी डिस्कस अबाउट फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कि हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल, एंड लेंज लॉ वी डिस्कस कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस करंट इन द कॉइल जनरेट ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ। देन वी ऑल्सो डिस्कस कि कितने मेथड्स हमारे पास हैं जिससे हम किसी भी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं। उसी सीरीज में अगर हम कंटिन्यू करें तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, दैट इज़ व्हेन अ कंडक्टिंग रोड इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ या कितना करंट इंड्यूस होता है। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेटिंग रोड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन दैट इज़ बी, और मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एक रोड जिसकी लेंथ L है इज़ रोटेटिंग विद अ रेडियस R, और उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा, जिससे वो इस यूनिफॉर्म रोड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस, या अगर हमें ये जानना है कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ भी है या नहीं, सो वी हैव टू चेक व्हाट इज़ द फ्लक्स लिंक विद द रोड। सो हमें पता है द फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। सो इफ़ रोड L is moving with angular velocity omega, then it making a circular path of radius L. So in that case the change in area or the area swept by the road is equal to B into pi L square. So this is the change in flux in a complete cycle due to the rotation of this road. So if we let the time taken to a complete rotation is capital T, which is known as the time period of the road, then according to Faraday's second law we know that EMF is equal to change in flux upon time taken. So or we can say the rate of change of flux. So then EMF is equal to change in flux B pi L square by T. Now as we know the time period and angular frequency of a rotating component is linked with the formula omega is equal to 2 pi by t. So we can put the value of t, that is 2 pi by omega. So we get EMF is equal to B pi L square upon 2 pi by omega. So pi is cancel out, omega ऊपर चला गया, so EMF is equal to omega B L square divided by 2. So this is the EMF induced in a rotating rod in a uniform magnetic field. Now if we want to calculate the induced current, so we know that the current is equal to voltage upon resistance. So if R is the resistance that rod, then current is equal to omega B L square by 2R.
Now if we want to calculate the heat dissipated in time t, then we know the heat dissipated in time t is equal to VIT. So by putting the value of voltage, current and time, we can find the heat dissipated is equal to omega square B square L की power 4 divided by 4R into T. So this is the heat dissipated in a complete cycle when a rod of length L rotating with the frequency omega in a uniform magnetic field. So ये पूरा का पूरा EMF की वजह से हुआ है, और जैसे कि हम जानते हैं that the induced EMF and the induced current oppose its course, so वो इसकी रोटेशन को स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश भी करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द एडी करंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखी होंगी। तो अगर हम थोड़ा पीछे चलें, जैसे कि लेंज लॉ में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है तो वो हमेशा ही अपने कोज को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ कोयल जिसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और उस कोयल के पास अगर एक मैग्नेट है जिसको नॉर्थ और साउथ पोल हमने शो किए हैं, तो अगर हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोयल मूव करेंगे, सो ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इस कोयल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट कर रहा है तो इसके अंदर एक करंट भी इंड्यूस होगा। अब वो जो करंट इंड्यूस होगा इस इज़ इन द सेम मैनर कि वो इस मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को अपोज कर सके, बिकॉज इंड्यूस होने वाले सारे कंपोनेंट चाहे वो ईएमएफ हो या वो इलेक्ट्रिक करंट हो, वो हमेशा अपने कोज को रिड्यूस करना चाहेंगे, अपोज करना चाहेंगे। सो अगर नॉर्थ के मूवमेंट से ये करंट इंड्यूस हो रहा है, सो कोयल के अंदर एक ऐसा करंट बनेगा जो इसके इस फेस को एज अ नॉर्थ पोल कन्वर्ट करेगा, बिकॉज वी नो नॉर्थ रिपेल नॉर्थ, और वो इसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। सो एज वी नो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट के जब भी किसी कोयल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा देन इट बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल, और अगर किसी कोयल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है देन इट बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल। सो इन दैट कोयल एक एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा जो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा इसको रिपेल करने के लिए। सो बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट हम पता कर सकते हैं कि किसी भी कोयल के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। हमें सिर्फ ऐसा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है जो उस चेंज होने वाले फ्लक्स को रोक दे। सिमिलरली अगर इसी कॉन्सेप्ट में हम देखें कि अगर इसी कोयल के आसपास जो मैग्नेट हम मूव करा रहे हैं उसको मैं इससे अवे लेके जा रहा हूँ, सो बिकॉज नाउ द फ्लक्स डिक्रीज इन द कोयल, सो अगेन एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस, अगेन अ करंट इज़ इंड्यूस, और वो करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि वो इस मूवमेंट को ब्लॉक कर दे। देन दैट कोयल बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल इन दैट फेस, क्योंकि हम जानते हैं साउथ ही नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और उसकी अवे होने वाली मूवमेंट को अपोज कर सकता है। सो इन डिफरेंट केसेस हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि जो करंट इंड्यूस होता है वो हमेशा चेंज के ऑपोजिट काम करता है। तो कभी भी आप ऐसा सोच के नहीं चलेंगे कि जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा फ्लक्स को डिक्रीज़, अपोज का मतलब ये नहीं कि डिक्रीज़ करने का काम करता है, अपोज का मतलब है कि अगर फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो वो उसको रिड्यूस होने से रोकेगा, दैट मीन्स वो उसको इंक्रीज़ करने का काम आएगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज़ होकर चेंज ला रहा है तो वो उसके इंक्रीमेंट को रिड्यूस करने का काम आएगा। कहने का मतलब इंड्यूस करंट फ्लक्स के बिहेवियर को जस्ट अपोजिट करने में काम करता है। सो इन द सेम सीरीज़ अगर हम बात करें, सो इन द सेम सीरीज़ जैसे कि अब तक हमने देखा है कि कोयल्स का फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है, बट हमारे पास कोयल्स के अलावा मेटल्स के कुछ और कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि शीट और ब्लॉक जिसका अपना एक पर्टिकुलर एरिया या वॉल्यूम होता है। तो अगर हम किसी ऐसे मेटेलिक ब्लॉक के आसपास का फ्लक्स कर चेंज कर दें तो क्या उसमें भी कोई करंट इंड्यूस होता है, और अगर होता है तो किस तरीके करंट इंड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मेटेलिक शीट है जिसके आसपास का मैग्नेटिक फ्लक्स मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इस सॉलिड शीट के अंदर वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि किसी कोयल में तो वो लेफ़्ट टू राइट और नॉर्थ टू साउथ या क्लॉक एंटी क्लॉक हम फ्लो करा सकते हैं, बट इन अ शीट या किसी ब्लॉक के अंदर वो करंट कैसे बिहेव करता है। सो दैट करंट इज़ कॉल्ड एडी करंट, जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो फौकॉल्ट इज़ अ साइंटिस्ट
जिसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए जो यहाँ पैदा होने वाला करंट है उसे हम फौकॉल्ट करंट भी कहेंगे। सो एडी करंट और फौकॉल्ट करंट इज़ दैट करंट कि अगर हम किसी सॉलिड कंडक्टिंग मास के आसपास का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके अंदर सर्कुलर करंट जनरेट होता है लाइक द वेव्स, और इस करंट को हम एडी करंट या व्हर्लपूल करंट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट्स लाइक द व्हर्लपूल। जैसे पानी में अगर हम पत्थर डालते हैं तो जो वेव्स बनती हैं वो व्हर्लपूल की शेप में बनती है, या वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि जो पूल बनता है पूरा का पूरा उसे हम व्हर्लपूल करंट कहते हैं। सो इन अ सॉलिड कंडक्टिंग मास अगर उसके आसपास का मैग्नेटिक फ्लक्स हम समहाउ चेंज करते हैं तो उसके अंदर भी एक इंड्यूस करंट होता है जिसको हम एडी करंट बोलते हैं, और ये सर्कुलर शेप का होता है। और अगेन ये लेंज लॉ को भी ओबे करेगा। इसका मतलब ये जो करंट इंड्यूस होगा ये भी अपने कोज को अपोज करने का काम करेगा। टू इलस्ट्रेट दैट, लेट अ सोलेनॉइड जिसके अंदर हमने एक कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल कोर रखा हुआ है और उसमें हमने एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया हुआ है जो कि फ़िलहाल ओपन है। अब इसी के टॉप पे हमने एक मेटालिक डिस्क रख दी है जो कि रेस्ट में है इसके टॉप पोजीशन के ऊपर। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ऑन दैट कंडीशन द करंट इंक्रीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, or you can say 0 to maximum, and due to that sudden change in current the flux will be changed, and that flux is also linked with the coin or the metallic sheet. in that case जैसे ही इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट एडी करंट बिल्डअप होगा और ये कॉइन एकदम से यहाँ पे जंप कर जाएगा जैसे ही हमने स्विच ऑन किया है। और जैसे ही वो स्विच ऑन होने के बाद करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे मूव करता रहेगा, देन अगेन दैट कॉइन फॉल ऑन द टॉप। या फिर अगर अब हम दोबारा करंट को ऑफ कर दें तो करंट वापस मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाएगा, देन अगेन फ्लक्स विल बी चेंज, और फ्लक्स के चेंज होने से अगेन फिर ये टॉस करेगा। सो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जैसे ही किसी कंडक्टिंग डिस्क के अंदर या शीट के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं तो उसमें भी ये करंट इंड्यूस होता है, और वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि हमारा कोयल का इंड्यूस करंट बिहेव करता है। दैट मीन्स वो करंट भी ऐसे ही बिहेव करेगा कि अगर ये अपर फेस ऑफ सोलेनॉइड इज़ लाइक अ नॉर्थ पोल तो उसमें एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो खुद उसके लोअर फेस को नॉर्थ पोल बनाएगा, और नॉर्थ को रिपेल करने की वजह से ही वो जंप कर रहा है। ऑन द सेकेंड हैंड अगर वो साउथ पोल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट के, सो उसके अंदर एक ऐसा इंड्यूस करंट, एक ऐसा एडी करंट बिल्डअप होगा जो उसके लोअर फेस को साउथ पोल की तरह बना देगा, जिससे साउथ को रिपेल करके उस टॉस कर देगा। बट जैसे ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच के कांस्टेंट वैल्यू पे फ्लो करेगा, पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो देयर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस, देयर इज़ नो इंड्यूस करंट, और वो एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेगा। ये फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा। यहाँ जीरो फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस फ्लक्स में होने वाले वेरिएशन से है। तो जब वेरिएशन तब ईएमएफ और तब इंड्यूस करंट हमें देखने को मिलेगा। सो अगर अब हम एडी करंट के दूसरे इलस्ट्रेशन की बात करें, सो हम एक ओसिलेटिंग पेंडुलम जिसमें हमने एक मेटालिक शीट यूज़ की है उसके अंदर भी हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हाउ कैन वी मिनिमाइज़ द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। तो जिसमें पहला एग्जांपल अगर हम देखें, वी हैव अ मेटालिक शीट जिसको हमने एज अ ओसिलेटिंग पेंडुलम यूज़ किया है और आसपास उसके एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है। तो मान लो अगर ये एक ओसिलेटिंग पेंडुलम की तरह मेटालिक शीट बिहेव कर रही है और हम उस पर जो पोलैरिटी हमने लगाई है इलेक्ट्रोमैग्नेट की उसको ऑन कर देते हैं, देन जो इसकी ओसिलेशन है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट इस शीट के अंदर फ्लक्स का वेरिएशन आएगा, और फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये कोयल की ओसिलेशन डैम्प्ड होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इसका जो ओसिलेशन है वो स्लो होके और ये रेस्ट पे आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक मेटालिक शीट है जिसमें हमने कुछ पोर्शन कट कर रखा है ताकि वो एक कंप्लीट होल शीट की तरह बिहेव ना करे, हमने उसको सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया है और उसको सेम अमाउंट
उसका फ्रीक्वेंसी हमने दिया है ओसिलेट करने के लिए, और फिर हमने जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन किया, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर भी एक एडी करंट बनेगा। बट यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग इज़ नॉट दैट फास्ट जो कि हम यहाँ देख रहे थे। तो ये कॉइल भी रेस्ट में आएगी, बट वो रेस्ट में आने पे टाइम ज़्यादा लगेगी, बिकॉज उसके अंदर जो एडी करंट बनेगा, द अमाउंट ऑफ एडी करंट इन दैट पर्टिकुलर शीट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू दैट होल शीट। इसका मतलब अगर हम एडी करंट को कम करना चाहते हैं तो हमें होल एरिया को सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहिए। जितने छोटे छोटे सेगमेंट्स हमारे पास इंडिविजुअल फॉर्म में होंगे उतना कम एडी करंट बनेगा वहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज जब भी एडी करंट बनता है तो हमेशा अपने कोर्स को अपोज करता है। तो यहाँ पे कोर्स चेंज होने वाला फ्लक्स है जो कि फिक्स मैग्नेट के बीच में होने वाली ऑसिलेशन की वजह से हो रहा है। तो एडी करंट बनते ही उस ऑसिलेशन को कम करने का काम करेगा। तो इलस्ट्रेशन में जो हमने सीखा है, द सेम कंसेप्ट वी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, बिकॉज ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही मेटेलिक शीट यूज़ होती हैं इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें भी बनने वाले एडी करंट को हम इसी कॉन्सेप्ट से मिनिमाइज करते हैं। सो इन इलस्ट्रेशन को देखते हुए हम एडी करंट की कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। सो एडी करंट को हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया है, जिसमें कुछ हमारे सामने हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज़ इंडक्शन फर्नेस। सो इंडक्शन फर्नेस मोस्टली मेटल्स को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम देयर ओर। जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए मेटल्स को समटाइम हम हीट भी करते हैं, और उसके लिए एक बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए एडी करंट कैन हेल्प। बिकॉज हम जानते हैं कि जैसे जैसे फ्लक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है तो बहुत हाई अमाउंट में एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि वो एक कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला करंट है तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था। अब वो हीट इतनी ज़्यादा हाई हो सकती है कि वो मेटल्स को भी मेल्ट कर देती है। तो मेटलर्जी में एक तरीका मेटल को मेल्ट करने का इंडक्शन फर्नेस भी है। इन द सेकेंड कॉन्सेप्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जिसको हमने डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए भी यूज़ किया था, क्योंकि हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर में जैसे ही करंट चेंज होता है, द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट शो सम ऑसिलेशन। वो इंस्टेंटली ज़ीरो पे पॉइंट आउट नहीं करती है। इन दैट केस हम वहाँ पे एक मेटेलिक शीट या पेपर जिसका मास बहुत कम होगा, लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम वी प्रेफर। सो ड्यू टू चेंज इन करंट एंड इंड्यूस करंट इज बिल्ड अप इन दैट कोयल, एंड उस कोयल में इंड्यूस होने वाला करंट जो कि एक एडी करंट होगा, इट ऑल्सो अपोज द कोर, जिससे वो ऑसिलेशन हम रिड्यूस कर सकते। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइक मेट्रो और बहुत सारी ट्रेन, जैसे कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है। सो बुलेट ट्रेन और हाई स्पीडिंग ट्रेन के अंदर हम नॉर्मल ब्रेकिंग यूज़ नहीं करेंगे, वी आर प्रेफरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, बिकॉज हाई स्पीड ट्रेन को रोकने के लिए हमें एक हाई फोर्स और हाई कंपोनेंट ऑफ अपोजिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट एडी करंट विल हेल्प इन दैट केस। जैसे ये हाई स्पीडिंग ट्रेन्स के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऑन करते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें आने वाले वेरिएशन की वजह से इन द व्हील्स और इन द ब्रेक्स अ हाई एडी करंट विल प्रोड्यूस, जो कि अपने कोर्स को अपोज करता है, विच वी स्टडी इन लेंज लॉ, और एक हाई ब्रेकिंग अप्लाई होगा जिससे वो हाई स्पीडिंग ट्रेन इंस्टेंटली स्टॉप हो सकती है। द सेम कंसेप्ट ऑफ एडी करंट इज यूज इन स्पीडोमीटर, जो कि हर व्हीकल में यूज़ होता है। स्पीड करने के लिए रोटेटिंग व्हील के अंदर हम एडी करंट का प्रोडक्शन करवा के स्पीड डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द सेम कंसेप्ट ऑफ एडी करंट हमने इंडक्शन मोटर में भी यूज़ किया है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में हम जानते हैं कि आर्मेचर कॉइल बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मूव करती है, तो उसके अंदर भी फ्लक्स में वेरिएशन आता है। सो हम वहाँ पे एक रोटर यूज़ कर सकते हैं जो कि एक मेटेलिक रोटर होगा, और क्योंकि आर्मेचर कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है तो उस रोटर का फ्लक्स वेरिएशन होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से उसके अंदर भी एक एडी करंट बनेगा, तो वो भी उस आर्मेचर कॉइल के साथ साथ रोटेट करेगा, जिसको हम एक्सेल के नाम से जानते हैं। सो बाय द रोटेशन ऑफ एक्सेल हम कोई भी डिवाइस, जैसे कि फ़ैन और बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट की हम बात करें तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग भी कर सकते हैं। शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी जगह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो वहाँ भी हम ऐसा ही कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कहीं से कोई मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता हुआ आ रहा है, तो हम किसी पॉइंट पी को उसके इफेक्ट से अगर बचाना चाह रहे हैं, इन दैट केस हम एक कंडक्टिंग शीट या कंडक्टिंग ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं मेटल्स का। तो ड्यू टू दैट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और जो इस वेरिएशन को नीचे आने से रोकेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि जो भी इंड्यूस करंट होता है वो हमेशा अपने कोर्स को अपोज करता है। सो यहाँ बनने वाला एडी करंट हमेशा ही अपनी तरफ आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को
रोकेगा उसको अपोज करने के लिए, और उसकी वजह से जो नीचे वाले फेस में हमारा कोई पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से बच सकता है और हम उस जगह की शील्डिंग कर सकते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट हम अपने आसपास देखते हैं। इसके अलावा भी कई और एप्लीकेशन ऐसी हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में आसपास कोई ऐसी चीज़ देखी हो जहाँ आपने ऑब्जर्व किया हो कि ये एडी करंट वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो आप इस चीज़ को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस। सो जैसे कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि जब जब किसी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के आसपास का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ और एक करंट इंड्यूस हो सकता है। सो उसी कंसेप्ट को देखते हुए अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक ऐसी कॉइल है जिसमें हमने एक वेरिएबल सोर्स यूज़ किया है, सो ड्यू टू दैट वेरिएबल सोर्स उस कॉइल के अंदर एक वेरिएबल करंट फ्लो होगा, और क्योंकि हम जानते हैं कि करंट के फ्लो होने से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लगता है, तो क्योंकि इसके अंदर खुद एक वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है तो इसका बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर खुद एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और साथ साथ करंट भी इंड्यूस होगा। तो अगर हम बात करें कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे जिससे करंट 0 टू मैक्सिमम होगा और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगी, इन दैट केस जो हमारा इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा ही कंडक्टिंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, बिकॉज ये हमेशा अपने कोर्स को अपोज करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे, सो द करंट रिड्यूस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। सो जो इंड्यूस करंट पहले हमारे कंडक्टिंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा था, अब वो उसी डायरेक्शन में फ़्लो करके उसमें होने वाले डिक्रीज़ को रोकने की कोशिश करेगा। तो जब करंट इंक्रीज़ हुआ तो वो अपोजिट डायरेक्शन में बन के उस करंट को घटा रहा है, और जब करंट हमारा रिड्यूस हो रहा है तो वो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो होकर उस करंट को डिक्रीज़ होने से रोक रहा है। तो फिर से हम देख रहे हैं कि इंड्यूस होने वाला करंट अपने कोर्स को अपोज कर रहा है। तो अगर हम ऐसे ही केस की बात करें जिसमें करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो जो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो दैट फिनोमेना इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्शन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो सेल्फ इंडक्शन इज़ अ फिनोमेना इन विच द EMF induced in a coil when the flux link with it change ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेरिएबल करंट थ्रू इट। तो जब भी किसी कोयल से कोई वेरिएबल करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि ये खुद से होने वाले फ्लक्स की वजह से चेंज आया है इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन का नाम हम देते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, द फ्लक्स लिंक विद द कोयल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। तो प्रोपोर्शनल हटा के हम यहाँ एक कांस्टेंट इंड्यूस करते हैं, दैट इज़ L, और इस L कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी कोयल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितना EMF इंड्यूस हुआ होगा, बिकॉज फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ वी नो दैट EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो EMF induced is equal to minus d/dt Li. So L is a constant, so EMF बाहर minus L di/dt. So if a time variable current flowing through a coil, then the EMF induced in the coil of self inductance L is minus L di/dt. So rate of change of current अगर हमें पता हो और self inductance coil का हमें पता है तो हम पता कर सकते हैं उसमें कितना EMF इंड्यूस हुआ होगा। तो इस EMF को हम उसका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के डेफिनेशन की तो हम बोल सकते हैं दैट L इज़ इक्वल टू phi/I। इसका मतलब अगर I इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर या यूनिट हम मान लें, सो L इज़ इक्वल टू phi। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और अगर हम इसको EMF के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, सो अगेन E इज़ इक्वल टू माइनस L
if di by dt is equal to 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द EMF इंड्यूस इन द कोयल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट होगा, इन दैट केस जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल है वो उसमें इंड्यूस होने वाले EMF के बराबर होगा। अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम हेनरी यूनिट में मेजर करते हैं। Now we want to calculate the self inductance of a long solenoid। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ L है और उसका रेडियस R है और लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ सोलेनोइड। उसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक वेरिएबल सोर्स ऑफ वोल्टेज से, तो उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट भी एक वेरिएबल करंट होगा। अब हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई बाई एल, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ सोलेनोइड। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनोइड का आई करंट की वजह से इतना होता है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच कॉइल ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी इनटू ए। सो द फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल इज म्यू नॉट एन आई ए बाय एल। Now as we know there are n number of turns in the solenoid, so the total flux link is equal to n into flux link with each coil, so the total flux is equal to mu naught n square I A by L. Now from the concept of self induction we know that the flux link with a coil is phi is equal to Li. Now equating first and second, we observe that the coefficient of self inductance for a current carrying long solenoid is mu naught n square A by L. So this is the coefficient of self inductance for a current carrying solenoid. अगर हम बात करें कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करा होगा, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब जितने ज़्यादा टर्न्स सोलेनोइड में होंगे उतना ज़्यादा उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। और क्योंकि वो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टर्न्स जिस रेशो में बढ़ेंगे उसके स्क्वायर टाइम उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। द सेकंड थिंग वी ऑब्जर्व दैट एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना बड़ा रेडियस उस सोलेनोइड का होगा उतना बड़ा उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। और नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, सो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। सो म्यू नॉट यहाँ पे परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर सोलेनोइड का कोर मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड, हम कोर मटेरियल में अगर कोई मटेरियल हम यूज़ करेंगे सो द मीडियम विल बी चेंज, और जो परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस हमने यूज़ किया है उसकी जगह पे परमेबिलिटी इन अ मीडियम हम यूज़ करेंगे। सो देयर आर थ्री मेजर फैक्टर जिन पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनोइड डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे द म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें हम फैराडे सेकंड लॉ वाला कंसेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं। तो जैसे कि फैराडे सेकंड लॉ में हमने स्टडी किया था कि अगर किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो उसके बराबर में रखी हुई नेबरिंग कॉइल पे भी उसका असर होगा और उसकी वजह से उसके अंदर EMF और करंट इंड्यूस हो सकता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअली ऐसा ही कंसेप्ट है जिसमें हमने दो कॉइल यूज़ की हैं, एक को हमने प्राइमरी का नाम दिया है, एक को हमने सेकेंडरी का नाम दिया है। अगर प्राइमरी कॉइल में हम एक वेरिएबल सोर्स से वेरिएबल करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें बिल्ड होने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और क्योंकि वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल जो उसके नेबर में रखी हुई है उस पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, सो द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल इज ऑल्सो चेंज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल। और उस फ्लक्स चेंज की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को हमने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया है। सो अगर डेफिनेशन की बात करें, सो म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ फिनोमिना इन विच अ करंट इज़ इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक करंट इज़ इंड्यूस। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ concept or phenomena in which a current is induced in a coil when a variable current flow in the neighboring coil of that coil. So अगर प्राइमरी coil में variable current flow होता है उसकी वजह से
पहले वाली सेकेंडरी कोयल जो है हमारी, उसमें भी एक करंट इंड्यूस हो रहा है। तो अगर हम बात करें वो कितना ज़्यादा करंट इंड्यूस करेगा, वो डिपेंड करता है फ्लक्स के वेरिएशन पे। सो हम बात करेंगे द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कोयल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस इन प्राइमरी कोयल। बिल्कुल, करंट जितना ज़्यादा प्राइमरी में होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी कोयल से। अब ये प्रोपोर्शनल हटा के हम अगर यहाँ एक कांस्टेंट लगा दें m, सो m इज़ नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो इसको हम इन जनरली फाई इज इक्वल टू एम आई भी लिख सकते हैं। बट समझने वाली बात ये है, यहाँ पे करंट और फ्लक्स तो अलग अलग कोयल का है। अगर करंट फर्स्ट कोयल का लेंगे तो फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक करेगा, और सेकेंडरी का करंट हम यूज़ करेंगे तो उसका फ्लक्स प्राइमरी से लिंक कर रहा होगा। सो बाय यूजिंग द फैराडे सेकेंड लॉ, EMF is equal to minus d phi by dt. So EMF induced due to mutual induction is equal to minus m di by dt. So m यहाँ पे coefficient of mutual inductance है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बताना चाहें, सो m इज़ इक्वल टू फाई बाई आई। इसका मतलब इफ़ i इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, m इज़ इक्वल टू फाई, तो हम कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ इक्वल टू द फ्लक्स लिंक विद द कोयल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो इन द नेबरिंग कोयल। सिमिलरली अगर यहाँ से हम कहें कि इफ़ डी आई बाई डी टी इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड, सो EMF इज़ इक्वल टू माइनस m, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन अ कोयल when the rate of change of current in the neighboring coil is unit, or we can say when the rate of change in current in the neighboring coil is 1 ampere per second, then the mutual inductance coefficient is equal to the EMF induced in the coil. So हमें हमेशा ध्यान देना है कि सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लक्स और करंट सेम कोयल का होता है, बट म्यूचुअल इंडक्शन में एक के करंट की वजह से दूसरे पे फ्लक्स लिंक हो रहा है, और दूसरे के करंट की वजह से पहले पे फ्लक्स लिंक हो रहा है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हमने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, कि अगर दो सोलेनॉइड्स को हमने कपल किया है तो उन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। सो वी हैव टू सोलेनॉइड, वन विद द रेडियस R1 जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, एंड अदर विद द बिगर रेडियस R2 और उसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। इन दैट केस हमने लेंथ दोनों की सेम ली है। सो द मैग्नेटिक फील्ड build up in the first solenoid is mu naught N1 I1 by L. N1 is the number of turns in first coil. Similarly, the magnetic field produced in the secondary coil is B2, that is mu naught N2 I2 by L. This is the magnetic field produced in the second solenoid. अब हम बात करते हैं द फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कोयल। सो द फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कोयल इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड कोयल, सो इट इज़ B2A। सो अगर अब हम टोटल फ्लक्स की बात करें जो हर टर्न से लिंक होगा, सो द टोटल फ्लक्स इन फर्स्ट इज़ N1 B2A1। सो फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट इज इक्वल टू N1 म्यू नॉट N2 I2 बाई L इंटू A1, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट इज म्यू नॉट N1 N2 L A1 I2. Now from the concept of mutual induction we know that the flux link with the first is M flux link with first due to second into current of. Now by comparing these two flux we get the coefficient of mutual inductance in first due to second is mu naught N1 N2 A1 by L. Similarly we can find the flux link with the secondary coil, that is due to magnetic field of first. Again area हमने वहाँ A1 क्यों यूज़ किया है, because इन दोनों में से the smallest area is for the first coil with radius R1. तो हमें सिर्फ उतना ही पोर्शन लेना है जितना इन दोनों में कपल्ड हुआ है, तो हमें सिर्फ कपल्ड एरिया की बात करनी है। सो दैट इज़ A1 फॉर द सेकंड कोयल ऑल्सो। उसका अपर और लोअर पार्ट हम नहीं लेंगे बिकॉज हम जानते हैं सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, सारा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होता है। सो द फ्लक्स B2 फॉर द ऑल नंबर ऑफ टर्न्स इज N2 B1 A1
So by putting the value we get N2 mu naught N1 I1 by L into A1. So the net flux is mu naught N1 N2 A1 by L into I1. Again, from the concept of mutual inductance, the flux linked with the second, the coefficient of mutual inductance of second coil with respect to first into the current in first. सेकेंड का कोयल ड्यू टू फर्स्ट के करंट की वजह से होगा. सो बाय इक्वेटिंग दीज टू अगेन वी गेट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कोयल ड्यू टू फर्स्ट इज म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L. सो अगर हम ध्यान से देखें, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज सेम. सो the flux link with both the coil may be different, but the coefficient of mutual inductance in that coupled solenoids are same. बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब दो सोलेनोइड को मैंने कपल किया है विद डिफरेंट एरियाज, सो आपको स्मॉलर एरिया प्रेफर करना है जहाँ पे वो कपल्ड हुआ है, कपल्ड एरिया आपको लेना है. और अगर दोनों सोलेनोइड की लेंथ डिफरेंट होगी तो आपको बिगर लेंथ वाला सोलेनोइड कवर करना है, बिकॉज कंप्लीट लेंथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वहाँ आप बड़ी लेंथ कंसिडर करेंगे फॉर बोथ द सोलेनोइड्स. एरिया में स्मॉलर एरिया फॉर बोथ एंड लेंथ वाइज बिगर लेंथ फॉर बोथ, तभी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी सोलेनोइड की निकाल पाएंगे. अगर हम फैक्टर्स की बात करें जिन पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो पहला अगर हम ध्यान दें तो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉइल में कितनी हैं उसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट डिपेंड करेगा. जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा या उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगा. सेकंड हम बात करें तो कॉमन कपल्ड एरिया पे बात कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे बात कर रहा है, तो हायर द क्रॉस सेक्शन कपल्ड एरिया हायर द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कोयल्स. इसके साथ साथ अगर हम बात करें सो सेपरेशन ऑफ कोयल पे वो डिपेंड करता है. अगर दोनों कोयल में सेपरेशन ज़्यादा होगा तो एक का फ्लक्स दूसरे पे कम लिंक करेगा. सो हायर द सेपरेशन स्मॉलर द फ्लक्स एंड स्मॉलर द म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है. तो अगर कोयल्स के अंदर कोई दूसरा मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन या कोई हम यूज़ करते हैं तो उस केस में भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको ध्यान रखनी है वो दोनों कोयल की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा. तो जैसे कि इस केस में कोयल कंप्लीटली लिंक हो रही हैं, कपल्ड हो रही हैं अच्छे से, बट अगर दोनों कोयल एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम रख देंगे तो ये मिनिमम कपलिंग का एग्जाम्पल है. इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सबसे कम होगा. सो इसको मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के भी यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू m/√L1/L2 के बराबर होती है. इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन अंडर रूट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कोयल्स. और के की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है, जो हमें परफेक्ट कपलिंग और मिनिमम कपलिंग की बात करते हैं. तो अगर हम बात करें दो कोयल प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से कपल्ड हैं तो k इज़ इक्वल टू 1. और अगर हम बात करें कि दोनों कोयल एक दूसरे से 90 डिग्री के ओरिएंटेशन पे हैं तो उनमें कोई कपलिंग नहीं हुई है तो उस टाइम पे k की वैल्यू 0 आएगी. इसका मतलब देयर इज़ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कोयल्स. आई होप टुडेज टॉपिक क्लियर टू यू. तो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो डिफरेंट लोकेशन पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोकेशंस पे आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें. अगर आप प्रॉपर ट्रैवलिंग व्लॉग देखना चाहते हैं इस जगह का तो यू कैन विजिट माय ट्रैवल चैनल RK फ्री सोल. और एडिशनल स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट newerasolution.in पे भी विजिट कर सकते हैं. सो कीप इन टच, स्टडी हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.